नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच का। मुझे 2009 बार याद आता है और कारण ये है कि एग्जिट पोल के बाद ऐसा माहौल बना हुआ था कि सुबह जब नतीजे पलटने लगे तो उस जमाने में प्रमोद महाजन साहब थे। प्रमोद महाजन साहब बहुत फिट रहा करते थे और सुबह-सुबह वो ट्रेड मिल पे रनिंग कर रहे थे। एनडीटीवी का पत्रकार उनके पास गया, पूछा कि सर सरकार बना पाएंगे आप, नतीजे पलटते हुए दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मूल मिलता हुआ दिख रहा है, मूल मिल जाएगा तो सूद के भरोसे सरकार तो बन ही जाएगी, सूद तो हम जुटा ही लेंगे। लेकिन जब नतीजे आए तो मालूम चला कि सूद का कोई स्कोप ही नहीं रह गया था, मूल ही खत्म हो गया था। लेकिन 2009 के बाद 14 और 19 में जिस तरह के एग्जिट पोल के आंकड़े आए वही लगभग रिजल्ट में कन्वर्ट हुए। ये लोकसभा की बात है, विधानसभाओं में ये नहीं हुआ। बंगाल हमने देखा, बंगाल में सबने बीजेपी की सरकार बना दी थी और जब रिजल्ट आया तो हमने देखा। कर्नाटक हमने देखा, मध्य प्रदेश हमने देखा, सी वोटर को छोड़कर बाकी सारे कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, नहीं बनी। छत्तीसगढ़ हमने देखा, वहां भी ऐसा हुआ। और भी बहुत सारी चीजें देखी गई हैं। और मैंने जिंदगी भर सर्वे की नौकरी की है, 17-18 साल मैंने फील्ड वर्क किया है, फील्ड सर्वे किया है नेशनल सैंपल सर्वे के साथ। तो मैं जानता हूं कि भारत जैसे देश में सैंपल सिलेक्शन, सर्वे और रिजल्ट, इतना फास्ट जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारा खेल होता है। और आखिरी बात, इसके बाद अशोक जी को मैं माइक दे रहा हूं, कि जो चैनल 5 साल तक, बल्कि पिछले 10 साल से सिर्फ और सिर्फ सरकार का गाना गा रहे हैं, जो महंगाई के बढ़ने को भी बता सकते हैं जनता के लिए हितकारी है, उनसे ये उम्मीद करना कि एग्जिट पोल जारी करते समय बिल्कुल ईमानदार होंगे, थोड़ा सा भरोसा नहीं होता। बाकी तो रिजल्ट आएगा तो हो सकता है वही सही साबित हो, हम गलत साबित हो। अशोक जी, कल का एग्जिट पोल आपने डिटेल में देखा और जानबूझ के मैंने कल आपको डिस्टर्ब नहीं किया कि आप आराम से देख लीजिए, सोच लीजिए, रात भर सब कुछ आपके दिमाग में पुराना नया सब चल जाए, तो उसके बाद जो मलाई मक्खन निकले उसका उपयोग हम लोग करें। तो बस कोई सवाल नहीं, सीधे आपके पास। सर देखिए, अशोक जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी पिछले 30 साल से, तो 30 से ज़्यादा साल मुझे दिल्ली में हो गए और कई लोकसभा चुनाव देखे हमने, विधानसभा कई चुनाव देखे और कई एग्जिट पोल औंधे मुँह गिरते हुए देखे। कई बार अपने गट फीलिंग पे हम बने रहते हैं और कई बार ऐसे लोग फीडबैक देते हैं, खासकर ब्यूरोक्रेट ऐसे फीडबैक देते हैं। जैसे पता है छत्तीसगढ़ में जब पहले फेज़ का वोटिंग हुआ था विधानसभा में, 18 सीट का आदिवासी एरिया में 20 सीट का वोटिंग हुआ था, जिसमें से 18 सीट कांग्रेस के पास थी। तभी 1-2 कलेक्टर और एसपी जो उस साइड पे थे, उन्होंने कहा कि एक आध कलेक्टर होता है जिसकी सबसे दोस्ती होती है सभी जिलों से, वो आइडिया लेता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि अशोक जी मुझे लगता है कि ये सरकार गई। मैंने बोला क्यों? बोले ये जो 20 सीटों एक का सेकंड चुनाव रोकूं हुआ। अशोक जी। हाँ, अशोक जी, एक सेकंड रोकूं। मतलब मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है कि ठीक यही मध्य प्रदेश में मेरे साथ हुआ था। 2 आईएएस ऑफिसर्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि यार ये सर्वे वर्वे ठीक है लेकिन मामला इतना अच्छा है नहीं। पहले भी लगातार उनसे बात हो रही थी और मैंने बहुत साफ लिखा था कि मध्य प्रदेश को लेके ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है कांग्रेस। बदल सकता है, पलट सकता है सारा कुछ। प्लीज कंटिन्यू तो कीजिए। उसमें उसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटा हाउस है, 90 का हाउस है सर, और आदिवासी में यदि पलटी खाता है। तो मैंने कहा कि पलटी क्यों खाता है? बोला देखिए, बघेल और सिंहदेव आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को निपटा रहे हैं। इस चक्कर में पार्टी निपट रही है, ये हम देख रहे हैं और देखिएगा ये पहले फेज में वॉश आउट है कांग्रेस। आप तो मैंने कई जगह ये कहा कि छत्तीसगढ़ को लेके मुझे थोड़े डाउट है। उसके पहले जब बघेल आए थे सत्ता में, तब मैं एबीपी न्यूज पे था और सारे एग्जिट पोल बम्पर सक्सेस दे रहे थे रमन सिंह को। बीजेपी। और हाँ, और चित्रा त्रिपाठी तब एबीपी में हुआ करती थी। वो मुझसे उलझ गई कि आप समझ नहीं रहे हैं, एग्जिट पोल ही सही होंगे और ऐसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे। आप जानते नहीं, मैंने देखा है कैसे मोबाइल बटे हैं लोगों में, और युवकों को जब मोबाइल बटता है तो क्या होता है। तब भी मैंने कहा था कि मैं अभी भी इस एग्जिट पोल के खिलाफ हूँ। पूरे पैनल में मैं लगातार बोलता जा रहा था। शायद संपादक को कुछ मेरे विवेक पे कोई हो गया होगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या करना चाहिए, अभी 2 दिन है अपने पास, यदि सर्वे पलट गया तो बड़ी नाचक्की होगी। मैंने बोला आप मुझ पे क्यों दाव लगा रहे हैं? आप एक काम करिए, पत्रकारों को पूछिए, हर जिले के पत्रकारों को पूछिए। छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, तो वो हर जिले के 2-3 पत्रकारों का उन्होंने पैनल बुलाया और फोन पे सबसे बात हुई, कौन कितनी सीटें। तो आप मानोगे नहीं, पत्रकारों का जो पोल आया था वो क्लीन स्वीप दे रहा था। अब वो पत्रकार बेचारे अपने अखबार में लिख नहीं पा रहे थे कि ये हार रहा है, ये जीत रहा है, क्योंकि वो मालिकों ने एडजस्ट किया होता है, पैकेज लिया होता है। लेकिन उन्होंने दिल की बात यहाँ बताई और जब वो पत्रकारों का एग्जिट पोल आया तो वहां पे जो सुपड़ा साफ हो गया
और उसके बाद जो नतीजा आ गया तो पत्रकारों के पोल ने बचा दिया। ऐसे ही पत्रकारों का पोल वहां हुआ था गुजरात में, जब गुजरात में केशुभाई अलग लड़ रहे थे और बीजेपी 120, नरेंद्र मोदी 120 तक ले गए थे। तब भी यही बात हुई थी, एबीपी में एक पत्रकारों का पोल किया था उन्होंने, तब भी उसकी इज्जत बची थी। मैंने कहा था कि 120 से ऊपर है, क्योंकि मुझे केशुभाई पटेल ने कहा था कि ये 120 के ऊपर जाएगा। केशुभाई ने मुझे कहा था कि ये कांग्रेस ही 120 दिलवा रही है उनको, क्योंकि कांग्रेस बिक चुकी है, ये शब्द थे उनके। तो कुल मिला के कई चीजें आपको ऑफ फीडबैक आता है और उसमें कई बार रिलाय होते हैं। अब मध्य प्रदेश में जो बात आपने कही, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही हमको बता रहे थे, जो हार्डकोर कांग्रेसी, कि हम नहीं आ रहे सत्ता में, क्योंकि 20 से 25 टिकट ऐसे लोगों को बेचे गए थे जो डिपॉजिट जब्त हुआ, बिल्कुल। पैसे का खेल। अभी मध्य प्रदेश में भी देखिए, वो इंदौर में जिसको टिकट दिया, बताओ उसका क्या क्रेडेंशियल था, लेकिन उसने पैसा खर्चा किया, उसको टिकट दिया, बाद में बीजेपी ने उसका टेटू दबाया तो वो विड्रॉ हो गया और कॉन्टेस्ट फ्री हो गया, इंदौर बिना किसी कॉन्टेस्ट का रह गया। तो ये बातें लोकलाइज्ड होती है कई बार। अब मैं हरियाणा में खुद घूम रहा था, आप मुझे बताइए, जहां उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दे रहा है प्रचारों के लिए, वहां लोग पीट रहे हैं, वहां यदि क्लीन स्वीप यदि हो जाता है तो फिर मुझे कई चीजों पे फिर इलेक्शन पे डाउट आता है। मैं बार बार कहता हूं कि ये एग्जिट पोल जो है, ये आपने सर्वे एजेंसी में काम किया सर, सर्वे एजेंसी में कितना भी हो, लेकिन थोड़ा बहुत कम से कम यदि आप झूठ या एक कोई फरेब आंकड़े तय करते हैं, तो उस आंकड़े का जस्टिफिकेशन करने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। यदि आपको किसी को बिल्कुल। 60 जितवाने हैं, तो 60 जिताने के लिए फिर आप पीछे तक आते हैं। ये मुझे लगता है, ये जो सर्वे रिपोर्ट है, ये पीएमओ में बने होंगे कोई अधिकारी, जो कल चर्चा काफी लोग बोल रहे थे, मैं तो नहीं जानता कौन जोशी है, लेकिन कोई जोशी का नाम आ रहा था। ये सर्वे वही के वही, क्योंकि भाई इतने साल जर्नलिज्म में रहे सर, इसके ये यूट्यूब पे आने के पहले चैनलों में हुआ करते थे, तो चैनलों में अभी भी संबंध है, तो ये बताते हैं कि वहां से सीधे आंकड़े आए। अब देखिए, ये जो मैंने कहा कि एजेंसी फरेब भी करेगी तो पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके जस्टिफाई करने का प्रयास करेगी। इन्होंने आंकड़े दे दिए, पीछे इंटीग्रेशन नहीं किया। अब आंकड़े कैसे देखिए आप, अब बिहार में उन्होंने 6 सीटें रामविलास पासवान के कुनबे को दी, जबकि वो 5 ही लड़ रहा है। तमिलनाडु में कांग्रेस जितनी लड़ रही है उससे ज्यादा सीटें दे रहे हैं। 13 सीटें। ये जो, हाँ, तो ये जो भटकंती हो रही है, ये मुझे महाराष्ट्र में तो मुझे अभी भी गले नहीं पड़ रहा है कि 29 सीटें कोई दे रहा है उनको, कि भाई 25 पे वो 29 उनको जा रहे हैं और बाकी जो है जो उसको मिल रही है महाविकास अघाड़ी, ये गले उतरने वाली बात लग नहीं रही। इसलिए या तो नतीजे एकदम विपरीत आएंगे, ये सारे वंदे मूल जाएंगे, 2009 जो आपने कहा वो होगा। लेकिन दूसरी बात मुझे ये लगती है, 2009 और 2024 में एक बेसिक फर्क है। 2009 में वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, 2009 में उन्हें विश्वास था कि उन्होंने क्या किया, 2009 में एक मशीनरी थी उनकी, लेकिन 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय फरेब नहीं करता था, 2009 में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नहीं होती थी, 2009 में इलेक्शन कमीशन को रीग नहीं किया गया था, 2009 में ये चुनाव आयोग जो था वो बीजेपी का प्रकोष्ठ नहीं बना हुआ था। तो ये विपरीत नतीजे आए। और मैं उसके बाद, क्योंकि अब प्रमोद महाजन जी जिंदा नहीं, लेकिन वो मराठी थे और मेरा अच्छा, मतलब हम मराठी होने के नाते एक संबंध होता ही है नेताओं का। तो प्रमोद महाजन जी ने कहा कि इतना कुछ होने के बाद भी वो सरकार बनाने के लिए प्रयास कर सकते थे, इतनी भी बुरी स्थिति नहीं थी कि इधर उधर से तोड़ ताड़ के कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने अटल जी को इतना ही कहा कि हम मैं कुछ लोगों के लगातार टच में हूँ, हम प्रयास कर सकते हैं, तो अटल जी ने इतने गुस्से को देखते हुए उन्होंने कहा कि प्रमोद, जनादेश का आदर करना सीखो। जनादेश आप भले ही सरकार बना लो, ये तोड़ फोड़ के, इधर से जोड़ के उधर से जोड़ के, लेकिन जनादेश क्या कहता है? जनादेश ने हमें विपक्ष में बिठाया है। यदि जनादेश ने हमको विपक्ष में बिठाया है तो हम किसी भी हालत में सत्ता को हाथ नहीं लगाएंगे, चाहे कोई समर्थन दे, कुछ भी दे, ऐसी सरकार को मैं चिमटे से नहीं छूऊंगा। जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, वही उन्होंने कहा था कि जनादेश का आदेश आदर करो, सत्ता तो आती जाती रहती है। ये स्टॉलवर्ड अब कहाँ है? यहाँ जनादेश का कौन आदेश करता है सर? या तो जन को आदेश दिया जाता है, या जनादेश नहीं, खुद का आदेश जनता पे थोपा जाता है। विपरीत स्थिति है। इसलिए यदि ये एग्जिट पोल नतीजों के नजदीक दिखाई दिए, या नतीजे उसके नजदीक दिखाई दिए, तो मैं अपने आप को गलत नहीं मानूंगा, मैं अभी भी उसी स्टैंड पे हूँ, क्योंकि मैंने लोगों के बीच में घूमा हूँ, लोगों को मैंने मिला हूँ, लोगों को बात किया हूँ, खासकर हरियाणा में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में,
ये मध्य प्रदेश में, ये मैं कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिटेल में गया। मैंने बीजेपी के नेताओं से बात की। महाराष्ट्र में तो मुझे सबसे ज्यादा इनपुट जो है बीजेपी के नेताओं का था कि कैसे परेशानी में है, कि लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। छगन भुजबल नासिक ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि उनको उनको पता था हालत बुरी है। ऐसे विपरीत जगह पे यदि सीटें आती है तो फिर मुझे डाउट आता है पहले 2 फेज पे। देखिए पहले 2 फेज पे मैक्सिमम सीटें थी, सबसे ज्यादा सीटें मैक्सिमम पहले 2 फेज में, 3-3 आंकड़ों में सीटें थी। और पहले 2 फेज में ही चुनाव आयोग का जो खेल हुआ कि जो रात को 7 साढ़े 7 बजे 12 बजे कई जगह पे जो चुनाव आयोग ने मत प्रतिशत दिया, और 12 दिन बाद, पहले फेज के 12 दिन बाद, दूसरे फेज के 5 दिन बाद, वो जो कंबाइन उन्होंने आंकड़े निकले, उसमें जो 6-6%, 8-8% और 10-10% का जो बढ़ोतरी है, उस बढ़ोतरी पे फिर मुझे डाउट है। क्योंकि चुनाव आने, नतीजा आने पे ही मैं इस पे कुछ कह पाऊंगा, इसलिए कि नतीजे जब आएंगे तो पहले 2 फेज में कौन सी सीट थी, कौन से सीट पे कितना कितना इजाफा हुआ। और यदि मैं कहूं कि एक सीट पे 10% मतदान बढ़ा और वहां कांग्रेस की सीट आई, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस ने ये करवाया होगा। तो फिर ये होगा कि चलो ये हुआ कैसे। अब चुनाव आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा है कि आप बताएं हमको, शायद 7 जून को सुनवाई है, उसमें उनको ये बताना पड़ेगा कि ये 10% कैसा बढ़ा। चंद्रपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है महाराष्ट्र में, जो अकेली कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस के साथ थी। बालू धानोरकर वहां से सांसद थे 2019 में, दुर्भाग्यवश उनका मृत्यु हो गया। तो उनकी पत्नी जो ऑलरेडी वहां विधायक है उसी चंद्रपुर में, तो उसको टिकट दिया गया। और वो विधायक जो थी वो उसने चुनाव लड़ा और बड़ी ताकत से चुनाव लड़ा। मैं बालू को पर्सनली जानता हूँ। इसके वो इतने विपरीत स्थिति में जब वो चुनाव जीत के आए और सोनिया जी ने उनको पूछा कि भाई महाराष्ट्र में सब साफ हो गए, तुम कैसे जीते? तो उन्होंने कहा कि मैडम, कांग्रेस का एक वोट है लेकिन मेरे व्यक्तिगत संबंध जो है अक्रॉस द पार्टी लाइन। और चंद्रपुर कॉन्स्टिट्यूंसी सर इतनी टेढ़ी है, मतलब आप यदि कहो तो 2-2 3-3 जिले लगते हैं उसमें। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी चंद्रपुर में जो विधानसभा का सेगमेंट आर्नी का लगा है, वो यवतमाळ से, चंद्रपुर से आर्नी जाने में आपको 4 बजे, अभी तो रास्ता ठीक हो गया तो 4 घंटे लगते हैं, नहीं तो पहले 10-10 घंटे लगते थे। इतने बड़े डिस्टेंस से उन्होंने सब हैंडल किया। तो कुल मिला के ये व्यक्तिगत संबंध थे। आज उनके पत्नी को सिंपैथी बहुत मिली हुई है, बाकी एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके विपरीत वहां 10% का ये बढ़ा है, परसेंटेज सीटों का बढ़ा है। तो 10% यदि बढ़ाता है, इसका मतलब सुबह 4 बजे तक वोटिंग हो रहा होगा, तभी आप 10% बढ़ोतरी करते हो। इतना वोटिंग रात को, लेट रात को 5 बजे इतने लोग कंपाउंड में थे कि उनका खत्म करते करते आपको सुबह 4 बज गए। ऐसे कितने जगह हालात है। ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और इसको विश्लेषित करना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि हम लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि लोग गलत हमको बता रहे होंगे। क्या चौहान खड़े आए तो इसको बीजेपी के खिलाफ बताओ, ये आया तो इसको बीजेपी के फेवर में बताओ। लोग बड़े प्लेन हैं, सिंपल है। कुछ राज्यों में बहुत एंटी इनकम्बेंसी भयानक दिखाई दे रही थी। बंगाल, और मुझे लगता है कि जो खेल हो सकते हैं वो बंगाल में हो सकते हैं और उड़ीसा में हो सकते हैं। उड़ीसा में प्रॉब्लम ये होगी कि मेरी उड़ीसा में बीजेडी के बहुत नेताओं से बात हुई। पहले बीजेपी और बीजेडी एक साथ में चुनाव लड़ने जा रहे थे, तो जो चिन्हित सीटें थी बीजेपी की, उसके लिए उन्होंने उम्मीदवार नहीं रखे। और जब अलग होने की बात हुई तो उनके पास उम्मीदवार नहीं थे। तो वहां उदाहरणार्थ पुरी, जगन्नाथपुरी में ये सीट उन्होंने कम, जब इकट्ठा दोनों लड़ रहे थे तो ये बीजेपी के लिए छोड़ी थी। तो वहां आनंद फानंद में उन्हें एक उम्मीदवार देना पड़ा जो कमजोर था। उनका कहना था कि यदि हमको पहले से पता होता था कि हम अलग ही लड़ेंगे तो हम शायद पूरी ताकत के साथ उम्मीदवार खड़ा करते। उसके बाद उनको ये बीजेपी का गेम प्लान तब समझ में आ गया जब बीजेपी ने फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होते होते उसको फियर्सली कॉन्टेस्ट कर दिया और इतना तेज हमले कर दिए। खासकर नवीन बाबू को पर्सनली उसके हेल्थ को लेके हमले करना, पर्सनली पांड्यान पे हमले करना, जगन्नाथ को चुनाव में आना। देखिए मैं उड़ीसा को बहुत सालों से, मैं उड़ीसा मेरा आना जाना है, बहुत सारे लोग हैं और उड़िया भाषा और मराठी भाषा में बहुत कॉमन शब्द है सर, बॉर्डर भी लगता है, तो कहीं ना कहीं वो एक एफिनेशन है। और बहुत लोग उड़ीसा में इतने शांत है, झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं मिलेंगे आपको, बहुत एक्सेप्टिंग है। और मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध है, राजनीतिज्ञों से बहुत व्यक्तिगत संबंध है। तो उड़ीसा में इतने चुनाव हुए लेकिन जगन्नाथ को किसी ने बीच में नहीं लाया। भगवान जगन्नाथ को हमेशा वो
राजनीति से ऊपर रखते हैं। पहली बार जगन्नाथ को राजनीति में लाया गया कि जगन्नाथ के खजाने की चाबी तमिलनाडु भेजी गई है, ये बाहर का आदमी है, यहाँ काम करता है। अब ओडिशा में ये बड़ी बात नहीं। ओडिशा में नवीन बाबू के पिताजी जब मुख्यमंत्री रहे सालों, तो वो राजनीति करते थे, राष्ट्रीय राजनीति करते थे बाकी चीजों में, लेकिन राज्य चलाने का काम एक प्यारी अंकल थे, जिसको सब हम प्यारी अंकल ही कहते थे तब, तो प्यारी अंकल देखते थे। और प्यारी अंकल ही मतलब जब नवीन बाबू की फादर की डेथ हो गई और पटनायक साहब की, तो क्राइसिस हो गए। पूरी पार्टी उनको कहने लगी कि आप लीड करो प्यारी बाबू को। तो प्यारी बाबू ने पूरे पार्टी के विधायकों की मीटिंग में ये भाषण देके कहा कि तुम मूर्ख हो, मैं कतई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, यहाँ पटनायक ही चाहिए, ये परिवार ही चाहिए, ये परिवार की वजह से वोट है, और सरकार है तो मैं हूं, क्योंकि मैं सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देखता हूं, पॉलिटिकल पार्ट नहीं। और मैं पॉलिटिकल पार्ट भी देखता था, पार्टी को भी देखता था, लेकिन मैं जानता हूं, मैं इस प्रदेश को जानता हूं, मैं उड़िया हूं, इसके बावजूद यहाँ पे पटनायक चलेंगे। तो फिर नवीन के जो बड़े भाई थे, उन्होंने बिल्कुल वो अंतिम संस्कार को आए और तुरंत निकल गए, वो रुके भी नहीं। उनको राजनीति से बहुत हेट्रेट थी, वो दिल्ली में ही कारोबारी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो वापस आ गए। उनकी जो बहन थी वो लुधियाना में शादी हुई है उसकी, मेहता है वो, तो वो राजनीति में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो मेहता है। अब वो पंजाबी फैमिली हो गई तो उसको नहीं। तो नवीन बाबू लिटरली राजनीति का र नहीं जानते थे। नवीन, ये प्यारी अंकल ने सुनाई हुई कहानी है सर, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। जब वो बिल्कुल अंतिम समय, जब वो रिटायर, मतलब उनका बड़ा बुरा समय गया, उनके खिलाफ एक विद्रोह टाइप हो गया, पार्टी ने अलग थलग कर दिया और वो घर बैठे थे। उन्होंने एक राजनीतिक दल खोलने का भी प्रयास किया, लेकिन हम सब जाके, क्योंकि प्यारी अंकल को बहुत पहले से जानते थे, हमने सब जाके बोला अंकल अब आराम से जिंदगी जिए, काहे को ये लफड़ा पालते। तब जब पुरानी बातें, मैं घंटों बैठा हूं उनके साथ, तो उन्होंने मुझे बताया कि नवीन कैसे मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि नवीन ने कहा कि मुझे ओडिया भी नहीं बोलना आता ठीक से, मैं राजनीति नहीं जानता। एंड देन रवीन स्टार्टेड क्राइंग। नवीन बाबू रोने लगे वहां पे कि मुझे किसी भी हालत में इस पचड़े में मत फैलाओ। तो बहुत समझाते समझाते नहीं समझे, तो उन्होंने कहा कि नवीन मेरे बेटा है मेरा। So I slapped him and said, you have to be, you have to save the state. तुझे मुख्यमंत्री इसलिए बनना है कि राज्य बचाना है, नहीं तो कोई दूसरे लोग यहाँ आएंगे और राज्य को बर्बाद कर देंगे। तुम्हारे पिताजी की अभी अग्नि भी शांत नहीं हुई, इतने जल्दी उनकी ये मत करो, विरासत को छोड़ो मत। That is how Navin became, and the entire state was run by प्यारी अंकल। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने, अंतर लोग जिनकी दुकानें नहीं चल रही थी, उन्होंने प्यारी बाबू को बड़ा षड्यंत्र के तहत साइड को कर दिया और प्यारी की जगह पांड्यान ने ली। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पांड्यान भी प्यारी का ही प्रोडक्ट है। जब पांड्यान नए नए आईएएस बन के आए थे, तो उसको प्यारी बाबू ने, मतलब जब वो कैडर चेंज करके उड़ीसा आए, तो प्यारी बाबू ने ही उनको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर करके उस जिले में रखा था जिस जिले से नवीन चुनाव लड़ते थे। तो जो ये फायर्स हुए हैं ये लोग, और जो पर्सनल अटैक किया है, तो मतलब मेरे पास जो फीडबैक है उसमें बहुत अच्छा असर तो उसका पड़ा नहीं है उड़ीसा के अंदर। बहुत बुरी तरह से। सबसे पहले उड़ीसा में आम आदमी भी, जिससे बात करो, वो कहता है कि जगन्नाथ को क्यों लाए बीच में, इतना घटिया राजनीति होनी नहीं चाहिए। और फिर वो जगन्नाथ भक्त है और मैं 3 दिन का उपवास कर दूं, सबको सब पता पड़ जाएगा। फिर नवीन बाबू का हाथ थर्रा रहा है। अरे नवीन बाबू का हाथ थर्रा रहा है, आप फिर एक तो मैंने तो वो कहा कि यदि नवीन पे इंक्वायरी बिठानी चाहिए, तो मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कोई लेके चिंतित हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के को बयानों से लोकचंद्र बोल पलट गए रहा थे। है। हाँ, लोग मतलब कुछ भी बोलने लगे हैं, वो भगवान का अवतार बोलने लगे, अविनाशी बोलने लगे। कहीं ना कहीं या तो वो डिप्रेशन का शिकार है, या कोई मानसिक इशू है, इसको ट्रेड होना चाहिए, या बहुत थके हुए हैं, उन्हें रेस्ट देना चाहिए। मैं भी ये एक काउंटिंग को लेकर अभी कांग्रेस ने जो सवाल उठाया है, कई सारे ट्वीट आए, अजय माकन का आया, जयराम का आया, कि काउंटिंग में एजेंट को अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो पूरा क्या मामला है? काउंटिंग को एजेंट अलाउ नहीं करेंगे, इसका मतलब फिर आप 400 पार जाएंगे, क्योंकि फॉर्म 17C का तो आपने वैसा भी कोई अब अर्थ रखा नहीं उसको। फॉर्म 17C यही जस्टिफाई करता है कि वोट कितने पड़े, और जब काउंटिंग के टाइम पे उसका मिलान होता है। यदि आप उसी को ऑथेंटिसिटी नहीं दे रहे हो, तो फिर इसके बाद आप कर क्या रहे हो? अब काउंटिंग में एजेंट नहीं होंगे तो कौन होंगे? उसके बाद जयराम रमेश ने कहा कि 150, आई डोंट नो जयराम के पास कहां से खबर आई, लेकिन उन्होंने कहा कि 150 डीएम से नहीं बात की।
तो डीएम से बात करके क्या होता है हमको भी पता है। हम दिल्ली में थे, मेरे सामने के चुनाव है, जब अडवाणी जी दिल्ली में न्यू दिल्ली से लड़े थे, सामने राजेश खन्ना थे। राजेश खन्ना ऑलमोस्ट वन द इलेक्शन, बट लेटर ऑन इट वाज ऑल डिसाइडेड कि इतने बड़े वी नीड हिम इन पार्लियामेंट, तो वो वहां पे एडजस्ट हुआ, अडवाणी जी तो आए गए। और उसके बाद जब राजेश खन्ना बहुत, मुझे याद है कि राजेश खन्ना वहां से आए धड़धड़ाते हुए एआईसीसी में, हमारे सामने की बात है, और खूब चिल्लाए कि अन्याय हुआ, मैं जीत गया था और मेरे सामने मैंने देखा कैसा ये हुआ ये हुआ। तो कांग्रेस पार्टी भी चुप थी, कांग्रेस ने भी इतना इतना नहीं किया। तो जब मैंने किसी कांग्रेसी को पूछा, मैंने बोला ये जब कहते कि कोई तो कहीं तो जाना चाहिए, देयर हैज टू बी समबडी सपोर्टिंग हिम, बोले अरे अडवाणी जी है, इतने बढ़िया है तो अडवाणी जी को जीतना चाहिए, ऐसा सबको लगता है कि ही शुड बी इन द पार्लियामेंट। वो एक थी। चिदम्बरम का इशू देखिए आप, चेन्नई में क्या, मतलब साउथ में क्या हो गया था, चिदम्बरम ऑलमोस्ट लॉस्ट, वो तो बहुत बड़ा उस टाइम स्कैंडल बनाया था कि चिदम्बरम वेंट टू कलेक्टर एंड टूक अ सर्टिफिकेट एंड केम बैक। तो ऐसी चीजें होती है, हम ये नहीं कहते ऐसी चीजें, लेकिन ऐसी चीजें यदि मास होने लगी, 150 जगह 200 जगह यदि ऐसी चीजें होने लगी, तो देन इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी, देन वी आर हेडिंग फॉर समथिंग और 150 बिगर। 150 जगह वही वही चुनी होंगी जो कमजोर सीटें होंगी, जहां हार की संभावना होगी। हार की संभावना होगी, और दूसरी बात है ये सारी डबल इंजन की सरकार की होगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार कई जगह है, अधिकारियों को वो भी देखना होता है कि क्या करे क्या ना करे। अशोक खेमका कितने पैदा और होंगे ऐसे। और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो पड़ता ही है जब इस तरह की संख्या आपके सामने आती है, आप कितने भी ईमानदार हैं, एक डर, एक प्रेशर तो पड़ता ही भाई है। देखिए, होता क्या है, एग्जिट पोल आए आए, सारे सारे अंधे भक्त टूट पड़े। अब उनको तो कोई नहीं बताएगा कि अरे जहां 5 लोग लड़ रहे हैं वहां 6 सीटें कैसे दे रहे हो आप। मैंने इसीलिए कहा कि सर्वे एजेंसी मैनिपुलेट करती है तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ, कि मुझे महाराष्ट्र में इनको 29 सीटें देनी है, तो मैं कौन सी 29 सीटें दूंगा, तो मैं छिंदवाड़ा महाराष्ट्र में नहीं जोड़ूंगा, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में ही है, बॉर्डर पे है, छिंदवाड़ा में मराठी बोली जाती है, इसलिए इन्होंने छिंदवाड़ा को भी महाराष्ट्र में जोड़ दिया, तो क्या करेंगे। तो इट वॉज नॉट अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इट वॉज जस्ट मैनिपुलेशन एट द टेबल। एक एक दो दो तीन तीन जगह हुआ है ऐसा। जिन सारे राज्यों से सर फोन, कल रात, मतलब रात को मैं 2 बजे तक फोन ही जवाब दे रहा था, सारे राज्यों से, ऐसा कैसा हो सकता है, हमारे राज्य का तो बिल्कुल गलत दिखाया, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई कहे हमारे राज्य का गलत दिखाया। इंडिया गठबंधन ने कल कहा 295 सीटों का, और बहुत ब्रेव फेस के साथ सारे लोग आए, 295 प्लस की बात कर रहे थे। उसके पीछे कोई आधार है? क्योंकि मीटिंग के बाद ये बात हुई, और एक और अजीबोगरीब बात हुई कि पहले कहा गया कि हम एग्जिट पोल वाली बहस में नहीं जाएंगे, फिर कहा गया नहीं जाना जरूरी है। तो ये जो उसमें निर्णय वाला उसमें मामला होता है जी। इसमें इसमें सर मैं बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे स्लीपर सेल जो है बीजेपी के कांग्रेस में बैठे, ये कांग्रेस का ऊपर से निर्णय नहीं था, ये जयराम रमेश ने स्वयंभू निर्णय लिया था। इसके पहले जयराम रमेश ने यह बोल दिया था कि कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री होगा, ये बोलने की जरूरत नहीं थी। उनके अध्यक्ष स्वयं जब उनको पूछा गया कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा यदि आप जीत गए, तो तब उन्होंने कहा कि अरे ये इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी का नहीं, इंडिया गठबंधन का निर्णय होगा प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, और बहुत जल्दी मत करिए, अभी ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे, ये उनका डायलॉग था तब। तो बिल्कुल, हम लोग थे वहां पे। आपके अध्यक्ष इस मामले में ये सवाल डक करते हैं, और आपने अनाउंस कर दिया कि हम हमारा प्राइम मिनिस्टर गांधी होगा, फैमिली तो इसको डक करती है। डक कर दिया। तो उसके मायने क्या है, उसके मायने ये है कि आप अभी से इंडिया गठबंधन में झगड़े देखना चाहते हैं। ये तो ठीक है, किसी ने इसको इश्यू नहीं बनाया, नहीं तो किसी ने बार बार यदि कोई शिवसेना को पूछे कि क्या कांग्रेस का ही होगा, तो वो बोलेंगे पता नहीं कौन कांग्रेस कैसी बोल रही है, तो हम क्या भजन करने के लिए बैठे, क्या हमको पूछा भी नहीं जाता। नहीं, और जब तक बैठ के तय नहीं किया जाएगा, ऐसे कैसे आप कह तो सकते हैं? ये जयराम ये सारी रमेश, चीजें मैंने बार मीटिंग में बार करने वाली होती हैं। ये तो मैंने राहुल जी भी को भी कहा था कि जयराम रमेश इज अ स्लीपर सेल ऑफ बीजेपी इन योर पार्टी एंड ही इज हेडिंग द कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, सो यू आर गोइंग टू हैव अ डिजास्टर। ये जयराम ने अपने लेवल पे किया था। फिर ऊपर से बहुत लताड़ पड़ी, मैंने सुना कि ये भागना क्या है, यू बी देयर एंड जस्टिफाई दैट।
हम 1 महीने चुनाव जब से चल रहे हैं, हम एक पोजीशन लेके बैठे हैं, हम क्यों भागेंगे? 4 तारीख को जो भी निर्णय होंगे, विल बी सिटिंग ऑन द ऑल पोर्टल्स, और उसमें बात करेंगे, जवाब देंगे। बिल्कुल। तो भागना और उसके बाद जब लताड़ पड़ी तो आप फिर यू टर्न कैसा लेना? तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो इंडिया गठबंधन, अब इंडिया गठबंधन में टेलीविजन पे जाना कि नहीं जाना ये बिल्कुल डिस्कस नहीं हुआ। मैंने कई लोगों को, अंदर जो लोग गए थे उनको पूछा फोन करके, वहां बहुत सारी बातें हुई, चुनाव बहुत बढ़िया लड़ा गया, कोई कंप्लेंट नहीं, हंसी मजाक नहीं है, और सबको पूछा गया कि आपके राज्य का आकलन क्या है, आपके पार्टी का। सबने अपना अपना आकलन दिया और उस आकलन पे 295 का ये फिगर खड़गे जी पहुंचे। उसमें ये बात भी नहीं आई कि हम जाना चाहिए, एग्जिट पोल वाज नॉट इवन डिस्कस्ड। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया गठबंधन में ये बोला गया, ये बोल के जयराम रमेश ने ये बता दिया कि इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं और निर्णय स्वयं के लेते हैं। बिल्कुल। तो आपने क्यों तय किया कि कांग्रेस का कोई जाएगा नहीं? आप इंडिया गठबंधन को पूछते, हु आर यू? लेकिन क्योंकि इस इनको बार ये अशोक जी, इंडिया गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे को डिफेंड कर रही हैं। मतलब शिवसेना की लेडी जा रही हैं तो कांग्रेस का घोषणा पत्र लेके जा रही हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र भाटी जी बैठते हैं तो कांग्रेस के लिए लड़ते अशोक हैं, जी, कांग्रेस के लोग अखिलेश के लिए लड़ रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे निर्णय अरे ले वो सकते हैं? छोड़ दीजिए। एक चैनल के एक प्रोग्राम में जब जयराम रमेश को एक सवाल पूछा गया कि देश में सबसे पॉपुलर कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, उन्होंने सवाल का जवाब देने के लिए पूरा 1 मिनट शांत रहे और फिर सोच के बोले कि नो डाउट इट इज नरेंद्र मोदी। कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मीडिया राहुल गांधी को नहीं, मोदी को पॉपुलर मानता है, तो परसेप्शन क्या बनेगा? दूसरी ओर उसी कार्यक्रम में उसके 15 दिन बाद जब संजय राउत आए शिवसेना के, उन्हें ये सेम सवाल पूछा गया, हु इज मोर पॉपुलर, सबसे ज्यादा बिल्कुल, पॉपुलर कौन है इंडिया में, बिल्कुल। नरेंद्र ठीक है, मोदी राहुल है गांधी। या राहुल गांधी है? उन्होंने राहुल के बाद गांधी भी बोलने नहीं दिया। राहुल का नाम हम्म, लेते ही उन्होंने कहा कि नो डाउट राहुल गांधी। तो एंकर ने पूछा, आप प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पॉपुलर मानते हैं? तो बोले, प्रधानमंत्री तो सरकारी खर्चे पे लोगों को बुलाते हैं, आप जरा भारत जोड़ो यात्रा में बताइए लोग कैसे स्वयंभू देखने के लिए आए, उसको पॉपुलरिटी कहते हैं। आपका घटक दल आपको डिफेंड करता है और आपके पार्टी का बिल्कुल। जनरल सेक्रेटरी आपको डिफेंड नहीं करता। बेसिकली राहुल गांधी को पप्पू ये नामाकरण भी इसी सज्जन की कृपा है, क्या बताएं। तो कुल मिलाकर ये ऐसे स्लीपर सेल है, इसके बावजूद यदि कांग्रेस 100 के आसपास पहुंचती है तो मैं फिर मुझे ऊपर वाले पे विश्वास है कि भगवान नाम की कोई चीज है। इतनी विपरीत दिशा में जो दिल्ली का बैठा हुआ पूरा सिस्टम कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने में लगा हुआ है, उसके बावजूद हो सकता है राहुल गांधी की अपनी खुद की इमेज हो या उसकी अथक मेहनत हो, खड़गे जी की इस उम्र में इतनी रैलीज करना हो और इन लोगों के फैलाए हुए रायतों को समेटना भी हो, ये करके भी कांग्रेस 100 पे आती है, तो ये क्रेडिटेबल है। सवाल रिजल्ट क्या आते हैं ये तो 4 तारीख को हम देखेंगे ही। सीट वाइज पता पड़ेगा तो सीट वाइज पता भी पड़ेगा कि कहां जुगाड़ हुआ, कहां जुगाड़ नहीं हुआ, क्योंकि इस बार का चुनाव जनता ने लड़ा है, ये यकीनन मैं कहता हूं। मैंने वही कहा कि जनता का फैसला यदि विपरीत फैसले से विपरीत फैसला आता है तो जनता कैसे रिएक्ट करती है ये भी देखना होगा, क्योंकि इस देश ने कई आंदोलन देखे, इस देश ने कई रिएक्शंस देखी, इस देश ने इंदिरा गांधी जिन्होंने भारत पाकिस्तान पे युद्ध पे जीत हासिल की, जिन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए, उसके बाद भी इंदिरा जी को घर भेज दिया था इसी देश ने, क्योंकि अति करने पे कोई ये देश, इस देश का मतदाता माफ नहीं करता, चाहे कोई हो। फिर जगन्नाथ भगवान का जब रथ निकलता है सर, क्योंकि जगन्नाथ से बात शुरू हुई थी, तो रथ निकलता है तो सारी दुनिया रथ खींचती है क्योंकि भगवान को अपने मौसी के घर जाना है, लेकिन कई बार वो रथ अटक जाता है, तो जो रथ खींचने वाले होते हैं वो जगन्नाथ को गाली देते हैं, गाली देके बोलते कि चल मौसी घर जा।
जहां भगवान अड़ने पे भी भक्त गाली दे सकता हो, ये परंपरा है इस देश की। और यदि किसी को ये इस बात पे झूठ लग रहा हो तो एक आध रथ यात्रा में चले जाएं। रथ बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि रथ का निर्माण शुरू हो गया है, पूजा होके काम चल रहा है वहां पे। तो ये इस परंपरा का देश है, तो छोड़ दीजिए उसको। हाउ पीपल विल रिएक्ट, हाउ थिंग्स विल गो, 4 तारीख के बाद नतीजे क्या आएंगे, ऐसे ही आएंगे 2009 के आएंगे। घमासान होगा, पार्टी के अंदर होगा, इंडिया गठबंधन टूटेगा रहेगा, नया एनडीए बनेगा, कई ऑप्शंस है। इसलिए 4 तारीख तक हम क्रॉस ओवर है। लेकिन हाँ, जहां तक एग्जिट पोल की बात है, ये सारे एग्जिट पोल एक ही टेबल पे बने, एक ही जगह बने और सोचे समझे बगैर बने, इसीलिए जो लोग लड़ रहे हैं उससे ज्यादा सीटें उनको मिल रही है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो वही दो बातें मुझे कहनी है। पहली बात ये कि एग्जिट पोल रिजल्ट नहीं होते। हम लोग बहुत यूएसए की बात करते हैं, यूएसए में 2 पार्टी सिस्टम है। यूएसए की डेमोक्रेसी हम लाख दावा कर लें हमारी डेमोक्रेसी से बहुत आगे की है, जहां ट्विटर पर सीधे जो बाइडेन के लिए कुछ भी लिखा जा सकता है, ट्रंप के लिए कुछ भी लिखा जा सकता है। ज्यादा वोकल है, इसलिए वहां पे सर्वे सर्वे अलग तरह से होते हैं, हमारे यहाँ सर्वे अलग तरह से होते हैं। एक पॉइंट ऐड कर पाऊंगा, सॉरी, मैं जनरली आप वाइंड अप करते तो ये नहीं करता। स्वागत जब आपने कहा कि स्वागत। अमेरिका की स्थिति अलग है, अमेरिका का मीडिया भी बड़ा अजीब है। उनके राष्ट्रपति भाषण में झूठ बोल देते हैं तो वो टेलीकास्ट बंद कर देते हैं। बिल्कुल कि राष्ट्रपति तो बेशरम है, झूठ बोलता है, लेकिन हमें शर्म है, हम झूठ परोस नहीं सकते। बिल्कुल। तो एग्जिट पोल रिजल्ट नहीं होते, ये बात मैं दोहरा रहा हूं, और ये बात मैं तब कह रहा हूं जब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एक टेबल पर बने हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और अगर एक टेबल पे बने हैं तो वो क्या होते हैं वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जिसके बारे में अशोक जी ने कहा और बाकी लोगों ने कहा। फिर भी 4 तारीख का वेट हमें भी करना होगा, सबको करना होगा। असली बात यह है कि जिस तरह से इलेक्शन को प्रभावित करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, अब जयराम ने कहा 150 डीएम को फोन किया नहीं किया मुझे नहीं पता है, लेकिन ये तो सामने दिख रहा है कि काउंटिंग में काउंटिंग एजेंट्स जो 17C लेकर रहते हैं मिलान के लिए, उनको अंदर ना आने की अगर इजाजत मिल रही है, इसका मतलब है राजा बहुत डरा हुआ है। और अगर राजा बहुत डरा हुआ है तो हमको आपको डरने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट चाहे जो भी हो। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया अशोक जी। नमस्कार।